सभी को हर हर महादेव। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्टडी महागुरु डबल ई क्रैश कोर्स फॉर एसएससी जेई एंड राजस्थान जेई। तो आज का जो लेक्चर फर्स्ट है वो एआईओ लेक्चर है, यानी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के वो सारे मैंने इसमें लिए हैं। मैं सारे के सारे फॉर्मूला आपको समझाता भी जाऊंगा जिससे आपको याद भी होते जाएंगे। एक पूरे सीक्वेंस में मैंने टेबल डिजाइन की है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि हम ये कोर्स किस तरह पढ़ेंगे। अब देखिए, हमारा जो ये कोर्स है इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। मैं इसमें कुछ लेके आऊँगा एआईओ लेक्चर, यानी ऑल इन वन लेक्चर, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक ही लेक्चर में होंगे, जैसा कि आज का लेक्चर होगा। इसके बाद मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं क्वेश्चनिंग अप्रोच के द्वारा लेके आऊँगा। सारे के सारे क्वेश्चन बना के लेके आऊँगा जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन के साथ साथ ही वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जिससे एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाए और हमें बाकी ऐसा कुछ ना पढ़ना पड़े जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएंगे, यानी एआईओ लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चनिंग अप्रोच, ये सब हो जाएंगे, तो उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है वो मैं लेके आऊँगा। इससे सारा का सारा जितना भी अपने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए वो हम पढ़ चुके होंगे और एक एग्जाम में कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अगर आपने कोर्स फॉलो कर लिया ये मेरे साथ साथ, तो 95% इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन तो आपके पक्के सही होने ही वाले हैं। 100% भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी गारंटी है कि 90 से 95% आपका पेपर इलेक्ट्रिकल का अच्छा होगा, टेक्निकल का अच्छा होगा। अब आप में से कईयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नॉन टेक का क्या, नॉन टेक भी आती है एग्जाम में, तो खाली टेक्निकल से तो काम चलता नहीं। तो देखिए, मेरे इस चैनल पे नॉन टेक भी चल रहा है। जीके के लेक्चर ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, इकोनॉमी ऑलरेडी खत्म होने वाली है, उसके बस 2 ही 3 लेक्चर बाकी है, फिर इकोनॉमी खत्म होने वाली है। एसएससी के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं। और उसके बाद पॉलिटी शुरू करूंगा। मंथली करंट अफेयर भी चल रहे हैं जिसमें मैं मई के करंट अफेयर लेके आया हूँ विद ट्रिक्स। ये बहुत ही खास बात है इसमें कि ट्रिक्स भी लेके आ रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको करंट अफेयर्स एक बार में वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाएंगे। तो करंट अफेयर एंड जीके ये पोर्शन भी आपका इसी चैनल पर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एआईओ लेक्चर। अब देखिए, मैं आपको फॉर्मूलाज के साथ साथ कुछ चीज़ें समझाते भी जाऊंगा जिससे फॉर्मूला याद होने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी से जिसकी वजह से किसी भी पार्टिकल के आसपास कुछ फील्ड बन जाता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे। मान लीजिए कोई पार्टिकल है और इसके आसपास इतना यहाँ तक ऐसा एक फील्ड बन चुका है कि अगर मैं कोई दूसरा ऐसा कोई पार्टिकल लेके आऊँ तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो फोर्स चाहे अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो इसने फील्ड बनाया है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं चार्ज। यानी ये अभी पार्टिकल कैसा है? चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इसकी वजह से एक ऐसा फील्ड उत्पन्न हो गया है आसपास जिसमें ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अब देखिए, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है Q बराबर NE। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ जो N है इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो E है ये बेसिकली चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है अगर 1.6 इंटू 10⁻⁹ है, तो अगर मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलाऊं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाऊं, 3 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाऊं, तो उनको गुणा करना है किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, और उससे क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट क्या है? देखिए, करंट बेसिकली एक मेजरमेंट है। किस चीज का मेजरमेंट है? कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। जैसे मान लीजिए 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 20 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जो भी टाइम दे दे उस टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये मेजरमेंट होता है करंट। इसीलिए इसको बोलते हैं I बराबर Q अपॉन T, जहाँ T है टाइम और Q है चार्ज। मान लीजिए आप हो और आपके पास भगवान की दी हुई खूब सारी शक्तियां हैं, आप छोटी से छोटी चीज भी देख सकते हो, क्या फ्लो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप देख सकते हो। तो आपको एक जिम्मेदारी मिली है कि भाई साहब, आपको ये बताना है कि इस सर्किट में इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, आपको ऐसा बताना है। तो आपने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। तो अब क्या हुआ? आपने देखा कि 10 सेकेंड में यहाँ से 100 कुलाम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए खूब सारा चार्ज आ रहा है, फ्लो हो रहा है, आपकी नज़र इस पॉइंट पर है, और आपने देखा कि 10 सेकेंड में यहाँ से फटाफट 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 100 कुलाम चार्ज जो है फ्लो हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे? कि 10 सेकेंड में 100 कुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। अब आपने जो ये बोला है कि 10 सेकेंड में 100 कुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से कट जाएगा तो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो करंट और कुछ नहीं है, ये मेजरमेंट ही होता है चार्ज फ्लो का। या तो बोल दो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, या बोल दो कि 10 सेकेंड में 100 कुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है वोल्टेज का, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में धक्का।
ये मैंने क्यों लिखा है? देखिए मैंने अभी कहा कि चार्ज फ्लो हो रहा है, तो अब आप खुद सोचिए कि चार्ज फ्लो होगा कैसे? अपने आप तो होगा नहीं, एक धक्का चाहिए होगा। तो इसको आम भाषा में ऐसे समझ सकते हो, आसान भाषा में, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो धक्के का काम करता है वही वोल्टेज होता है। और इसको मापते कैसे हैं? वोल्ट में मापते हैं, यानी जितना ज़्यादा वोल्ट उतना ज़्यादा तगड़ा धक्का। इसको ऐसे समझ सकते हो। अब इसका फॉर्मूला क्या है? V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ डब्ल्यू है वर्क और क्यू है चार्ज, यानी किसी चार्ज पर कितना काम किया गया है उसी को कहते हैं वोल्टेज। आगे मैंने लिखा है देखिए रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की रुकावट। ये क्यों लिखा मैंने? अभी देखिए मैंने चार्ज फ्लो की बात की थी, तो मैंने ये भी बता दिया कि चार्ज फ्लो कराने का जो शुरुआत का काम है वो धक्का, वो वोल्टेज कर देता है। अब देखिए ज़िंदगी इतनी आसान है नहीं, आप जो करना चाहते हो वो कई बार होता नहीं है, कुछ रुकावट आती है, कुछ बाधाएं आती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में भी रुकावट आती है, चार्ज फ्लो करने में दिक्कत आती है, रुकावट आती है। इसी रुकावट को नाम दिया गया है रेजिस्टेंस, और ये मापते हैं ओम में। जैसे हर चीज़ मापने के लिए कोई ना कोई यूनिट चाहिए, आप शक्कर को किलो में नापते हो, तेल को लीटर में नापते हो, इसी प्रकार यहाँ रुकावट को हम नापेंगे ओम में, इलेक्ट्रिक सर्किट की रुकावट को ओम में नापेंगे। तो ओम यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम है, उसी के आधार पर ये नाम दिया गया है। कि जितने भी आप नाम देखते हो, एम्पियर, वोल्ट, ओम, ये सब वैज्ञानिकों के नाम, और उन्हीं के नाम के आधार पर उन क्वांटिटीज को मापने के लिए यूनिट हम लिखते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो रेजिस्टेंस है, आपको बस पता करना हो कि किसी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, यानी कितनी रुकावट है इसमें। तो आप कैसे पता कर सकते हो? तो अगर मैं आपको बता दूं कि इस सर्किट में अभी इस टाइम पर इतना वोल्टेज है और इतनी करंट बह रही है, तो आप पता लगा दोगे उस वोल्टेज में और उस करंट में आपस में भाग देकर। वोल्टेज का करंट में भाग दे दोगे तो उससे पता लग जाएगा कितना रेजिस्टेंस है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे वी आर लिखा है, यानी आपको जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पता करना है उसी का वोल्टेज, यानी उस पर अभी कितना वोल्टेज है और उसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, उन दोनों का आपस में भाग देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये बेसिक चीज़ है। इसी को कहते हैं ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप उसी को कहते हैं। एक होता है वोल्टेज सोर्स का वोल्ट और एक होता है ड्रॉप, दोनों में फ़र्क होता है। तो जो धक्का लगाने का काम करता है वो होता है वी, वोल्ट जो होता है सोर्स से निकलता है। और जो ये वी आर लिखा है ये किसी रेजिस्टेंस का ड्रॉप हो जाता है उसमें। तो अगर मैं आपको वो ड्रॉप दे दूं और ये बता दूं कि वो करंट कितना निकला हुआ है, तो उससे आप पता लगा सकते हो दोनों का भाग लेके कि वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अब मान लो कि मैं बोल दूं कि यार रेजिस्टेंस तुम्हें जो है वो वेरी करना है अपने हिसाब से, तुम बना के दो मुझे इतना रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करना हो, ये मैं जिम्मेदारी आपको दे दूं। तो वहां पर जो आपको फॉर्मूला हेल्प करेगा वो है आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहां रो है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल है लेंथ और ए है एरिया। अब यहां से आप देख सकते हो कि यदि आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी लेंथ का रेजिस्टेंस के साथ जो रिश्ता है वो भाईचारे वाला रिश्ता है, और जो एरिया के साथ रिश्ता है वो अपोजिट रिश्ता है। एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यह ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं, वो अगले हम लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल हम फॉर्मूलेस की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की। अब कैपेसिटेंस को यदि मैं आम भाषा में कहूँ तो ये स्टोर करता है एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि ये बताइए कैपेसिटेंस के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और एक स्टेटमेंट आपको ये मिलेगा कि स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, और वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जहाँ लिखा होगा वो सही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपको ये तो पता है कि कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कैपेसिटेंस खुद कितना है, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है। तो वो आप कैसे पता कर सकते हो? उसके लिए बस आपको वो जो चार्ज है कैपेसिटर पर लगा हुआ और जो वोल्टेज लगा हुआ है उनका आपस में भाग दे देना है। यानी कि चार्ज में उस वोल्टेज का भाग दे दो तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब ये तो पता करने का पहला तरीका हुआ। लेकिन अब मैं आपको बोल दूं कि नहीं यार, मुझे ये तो नहीं पता कि कितना चार्ज है इस कैपेसिटर पर, लेकिन हाँ मेरे को ये पता है कि इस कैपेसिटर से करंट कितनी बह रही है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज किस रेट से चेंज हो रहा है। मैथ्स में जब कोई क्वांटिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो उसको हम लिखते हैं ऐसे, dv बाई डी टी, यानी कि वोल्टेज चेंज हो रहा है टाइम के लिए तो हमने लिख दिया dv बाई डी टी। यदि करंट चेंज हो टाइम के हिसाब से तो उसे हम लिखेंगे di बाई डी टी। ऐसे लिखते हैं मैथ में जब कोई क्वांटिटी चेंज होती है, ये उसकी रेट को दर्शाती है कि किस रेट से वो चेंज हो रही है। तो अब अगर मेरे को वोल्टेज चेंज पता हो और करंट पता हो कैपेसिटर के अक्रॉस, तो उनका मैं आपस में भाग देके कैपेसिटेंस की वैल्यू पता कर सकता हूं। तो ये तो हुई पता करने की बात। लेकिन अब यदि मान लो कि मैं आपको जिम्मेदारी दे दूं कि नहीं, तुम्हें कैपेसिटेंस जो है वो कम ज्यादा करके देना है, तुम्हें ही डिजाइन करके देना है, इस सिचुएशन में आपकी जो फॉर्मूला हेल्प करेगा वो फॉर्मूला है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये E नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है, जिसका मतलब होता है परमिटिविटी, और उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। तो अब जो A है वो है एरिया।
एरिया, किस चीज का एरिया, देखिए कैपेसिटर क्या होता है, ये प्लेट होती है ऐसे, और यहाँ प्लेट का जो एरिया होगा वो होता है ए, और इन प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम डी। तो ये आपको डिजाइन करने में हेल्प करता है कैपेसिटर को, कि कैपेसिटर को कम ज्यादा कैसे करना है। यदि आपको कैपेसिटर ज्यादा रखना है तो एरिया भी ज्यादा रखना पड़ेगा, यदि आपको कैपेसिटर कम करना है तो डिस्टेंस बढ़ा दो, कैपेसिटेंस यदि बढ़ाना है तो डिस्टेंस कम कर दो। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, वो है कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। अब ये क्या होती है, देखिए मैंने लिखा है कैपेसिटर की रुकावट, यानी इसका क्या मतलब है, यानी कैपेसिटर भी अपने आप में रुकावट कुछ पैदा करता होगा, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। अब ये एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो करंट मैंने आपको बताई थी कि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट दो टाइप की होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा, एसी और डीसी। अब एसी और डीसी को यदि मैं बहुत ही शॉर्ट भाषा में कहूं तो वो होगा कि एसी मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। तो वहां से आप एक चीज समझ सकते हो कि यदि मैं कैपेसिटर से डीसी पास करवा दूं तो डीसी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, तो यहां पर क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट रुकावट आएगी, यानी सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि डीसी में जो है वो कैपेसिटेंस काम नहीं करता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम डीसी में कैपेसिटर यूज नहीं करते। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में अभी आ रहा होगा कि इंडक्टेंस कहाँ गया, पावर कहाँ गई, वो सब भी तो है। तो देखिए सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस में ये टेबल डिजाइन की है, इस तरह से डिजाइन की है कि आपको याद हो जाए। तो आप बस ये सीक्वेंस फॉलो करते जाइए, आपको सब कुछ उसी हिसाब से याद भी होता जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि मैंने सामने यहाँ लिखा है कि क्रिएटेड बाय ए मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था अभी एक फ्लोइंग चार्ज, यानी चार्ज का फ्लो करना, और यह है चार्ज का मूव करना, दोनों में फर्क है। इसको इस तरह से समझिए, एक आप चलते हो और एक आप हिलते हो, दोनों में फर्क है। आप खड़े खड़े भी हिल सकते हो, आप चलते चलते भी हिल सकते हो। तो जब चार्ज मूव करता है, यानी जब चार्ज हिलता है, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम मापते हैं टेस्ला में। ये टेस्ला जो यूनिट है वो भी एक वैज्ञानिक के नाम के हिसाब से ही रखी गई है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला जैसा कि मैंने सामने लिखा है, म्यू क्यू वी साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। यहाँ पर म्यू है परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्यू है यहाँ पे चार्ज, वी है वेलोसिटी, और ये जो आर है वो बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन उस मूविंग चार्ज के और उस पॉइंट के जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। और जो ये थीटा है वो है एंगल जो बन रहा है वेलोसिटी एंड आर के वेक्टर के बीच में, तो उसका हम साइन लेते हैं, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है मूविंग चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर, वो हम पता करते हैं कि कितना क्रिएट हुआ है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब बात करते हैं एमएमएफ की। तो देखिए जैसा कि मैंने सामने लिखा है मैग्नेटिक सर्किट में धक्का, इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में धक्का बताया था वोल्टेज के रूप में, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट का जो धक्का होता है वो होता है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसको हम मापते हैं एम्पियर टर्न्स में, और इसका फॉर्मूला आप जैसा कि सामने देख सकते हो, एमएमएफ बराबर टर्न्स इनटू करंट। अब ये टर्न्स क्या है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए देखिए मैंने ये टर्न्स बनाए हैं ऐसे कोयल के, और इसमें से अब मैं यदि करंट पास करवा दूं तो जितनी करंट मैं पास करवा रहा हूं उस करंट की वैल्यू और जितने मैंने टर्न्स लिए हैं वो टर्न्स की वैल्यू, उन दोनों का जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा एमएमएफ। इसी को बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और यही होता है मैग्नेटिक सर्किट में धक्का, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज देयर ऑन एन एरिया ऑफ सरफेस। यहां दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। देखिए जब मैंने आपको करंट बताया था तब मैंने आपको कहा था दो वर्ड पे फोकस करना, एक चार्ज पे और एक टाइम पे, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया पे लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसको जरा समझते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और यहां मैंने बीच में कोई सरफेस रख दी है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो इतना सारा है, बहुत सारा है, लेकिन इस मैग्नेटिक सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड टच हो रहा है वो होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको हम निकालते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जहां बी होती है इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और जो ए होता है वो इस सरफेस का एरिया, और जो थीटा होता है वो होता है इस मैग्नेटिक फील्ड के और इस सरफेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो। इसको जरा ऐसे समझिए, जैसा कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है और मैंने सरफेस यदि ऐसे रख दी है, यानी मैंने परपेंडिकुलर रखी है, यानी थीटा 90, लेकिन यदि मैं इस सरफेस को ऐसे रख दूं
तो यहाँ पर थीटा चेंज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से फर्क भी पड़ रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पे टच हो रहा है। अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा टच हो रहा है, आप देख सकते हो। यदि मैं इसके पैरेलल रख रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड टच नहीं हो रहा है इतना। तो बस ऐसा आप देख सकते हो कि थीटा के अकॉर्डिंग जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसीलिए हम फॉर्मूले में उसको भी काउंट करते हैं। अब यहाँ भी जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लिखा है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये जो बी डॉट है ये इसका वेक्टर निकालते हैं तो बी ए कॉस थीटा बन जाता है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है कि बताइए 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यदि मैं ए को नीचे लेके आ जाऊं फाई के इस प्रकार से, और जैसा कि हम बी को नापते हैं टेस्ला में और फाई होता है वेबर में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ से टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आ जाता है और इसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। अब बात करते हैं रिलक्टेंस की। अब रिलक्टेंस क्या है? अब देखिए जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट की रुकावट थी रेजिस्टेंस, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट की रुकावट है रिलक्टेंस। अब इसको नापते हैं हम हेनरी इनवर्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी इनवर्स या एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अब देखिए अगर मैं आपको ये बता दूं कि किसी मैग्नेटिक सर्किट में इतना एमएमएफ है और इतना फ्लक्स है, तो वो दोनों चीजें लेकर आप आपस में उनका भाग लगा के ये पता कर सकते हो कि उस मैग्नेटिक सर्किट में कितना रिलक्टेंस है। देखिए जिस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज में करंट का भाग लगा के रेजिस्टेंस पता कर रहे थे, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ में फ्लक्स का भाग लगा के रिलक्टेंस पता कर सकते हो, एस का पता कर सकते हो। अब अगर मैं आपको डिजाइन करने की जिम्मेदारी दे दूं, कम ज्यादा करने की जिम्मेदारी दे दूं कि रिलक्टेंस पता कर लिया वो ठीक है, लेकिन कम ज्यादा करना हो तो वो कैसे करोगे, उसमें कौन सा फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा? तो उसमें जो फॉर्मूला यूजफुल है वो है S इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू इंटू ए। ये म्यू क्या है? म्यू है यहाँ पे परमिएबिलिटी। जैसा कि आप देख सकते हो कि लेंथ के तो ये प्रोपोर्शन में है, यानी लेंथ यदि बढ़ाओगे तो रिलक्टेंस भी बढ़ेगा और एरिया यदि बढ़ाओगे तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस क्या होता है? देखिए स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। कैपेसिटर क्या कर रहा था? एनर्जी को स्टोर कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में। अब मान लीजिए आपके पास इंडक्टर है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन हाँ आपको ये पता है कि फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा है यहाँ से और करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, इस फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा है, इस फ्लक्स की वैल्यू में और करंट का आपस में भाग लगा के ये पता कर सकते हो कि इस इंडक्टर की वैल्यू कितनी है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपको फ्लक्स और करंट का तो पता नहीं हो, लेकिन हाँ आपको इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये पता हो और करंट किस रेट से चेंज हो रही है ये पता हो, तो वहां से भी आप पता कर सकते हो कि इस इंडक्टर की वैल्यू क्या है। कैसे पता करोगे? जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है उसमें भाग लगा दो करंट किस रेट से चेंज हो रही है, डी आई बाई डी टी, उसका भाग लगा दो। लेकिन आपको खुद बनाना हो, खुद डिजाइन करना हो कि ऊपर नीचे करना हो इंडक्टेंस की वैल्यू, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। एन क्या है? एन है टर्न्स, म्यू क्या है? परमेबिलिटी में बता चुका हूं, ए है एरिया और एल है लेंथ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि टर्न्स बढ़ाओगे तो एल जो है वो स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो भी एल बढ़ेगा, लेकिन लेंथ बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? जिस प्रकार से कैपेसिटर की रुकावट थी उसी प्रकार से इंडक्टर की भी रुकावट होती है और इसका फॉर्मूला होता है 2πfl, जहां f फ्रीक्वेंसी है, l है इंडक्टेंस की वैल्यू। अब देखिए डीसी की बात करते हैं। तो डीसी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, डीसी के मामले में जो इंडक्टर होगा वो शॉर्ट सर्किट की बात बिहेव करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रुकावट होगी वो 0 हो जाएगी। और रुकावट 0 का मतलब क्या है कि करंट के लिए रास्ता आसान, जिंदगी आसान। तो जब जिंदगी आसान हो जाएगी करंट के लिए, तो इसका क्या मतलब है? शॉर्ट सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ओम नहीं है, आराम से जाओ, सीधा रास्ता इस प्रकार से। तो वहां से आप बोल सकते हो कि जैसे ही आप इंडक्टर में डीसी पास करवाओगे तो वो एज ए शॉर्ट सर्किट की बात बिहेव करेगा। अब बात करते हैं इंपीडेंस की। तो देखिए इंपीडेंस क्या होता है? अभी तक हमने जितनी भी रुकावट पढ़ी है, एक रेजिस्टेंस की रुकावट पढ़ी थी, एक हमने इंडक्टर की रुकावट पढ़ी है और एक हमने कैपेसिटर की रुकावट पढ़ी है। जब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो वहां से जो शब्द आता है वो आता है इंपीडेंस, जो कि कैसे होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। अब देखिए मान लीजिए आपने कैपेसिटर नहीं लगाया है तो एक्सी का मान 0 हो जाएगा, फिर सिर्फ एक्सएल स्क्वायर बचेगा। और यदि आपने इंडक्टर नहीं लगाया है तो एक्सएल का मान 0 हो जाएगा, एक्सी स्क्वायर बचेगा। और यदि आपने दोनों ही नहीं लगाए हैं तो फिर क्या होगा? ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर रूट बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और जेड का मान आर हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट में इंपीडेंस बोलो या रेजिस्टेंस बोलो एक ही बात है, क्योंकि वहां पे इंपीडेंस ही रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं पावर की, और उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे रियल पावर की। अब देखिए रियल पावर को यदि मैं आम भाषा में कहूं तो यूजफुल पावर, यानी जो पावर हमारे काम आ रही है, जो पावर हमारे लिए यूजफुल है,
उसी को बोलते हैं रियल पावर या ट्रू पावर। इसको हम वाट में नापते हैं, इसकी यूनिट वाट होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर वी आई कॉस थीटा। यहाँ जो V है वो है वोल्टेज और I है करंट, और जो थीटा है, इस थीटा को यदि आम भाषा में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि इस वोल्टेज और करंट में कौन पीछे रह रहा है, कौन आगे रह रहा है, तो कितना आगे रह रहा है और कितना पीछे रह रहा है, ये थीटा बताता है। तो इस थीटा का जो कोसाइन है वो हमारे रियल पावर में काम आता है, और इसी थीटा का जो साइन है वो हमारे रिएक्टिव पावर में काम आता है। अभी रिएक्टिव पावर क्या है? रिएक्टिव पावर वो पावर है जो वेस्ट हो जाती है, हमारे काम नहीं आती है। देखिए, एक तो पावर जो हमारी यूजफुल है और दूसरी जो वेस्ट हो रही है। और इस रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वो होती है VAR, जहां R डिनोट करता है रिएक्टिव को। अब बात करते हैं अपरेंट पावर की, यानी कि टोटल पावर की। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको मान लीजिए कुछ पावर मिली कि भाई ये लो टोटल पावर दे रहा हूं तो मैं इतनी इस्तेमाल कर लो। उसमें से क्या हुआ, कुछ पावर तो आपके यूज आ गई जिसको आपने बोल दिया रियल पावर, कुछ पावर वेस्ट हो गई जिसको आपने बोल दिया VAR। तो जो आपको जो टोटल पावर दी थी मैंने वो है अपरेंट पावर, इसको बोलेंगे टोटल पावर। मैथमेटिकली क्या होती है, जो आपकी पावर यूज आई है और जो पावर वेस्ट हुई है उन दोनों का स्क्वायर ले लो, फिर ऐड करके उनका रूट ले लो। यानी ये क्या लिखा हुआ है, रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, रूट इस पूरे पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। अब पावर फैक्टर को यदि मैं आम भाषा में कहूँ तो बेसिकली ये पता लगाने के लिए है कि कितनी पावर वेस्ट की जा रही है, यानी आपको जो टोटल पावर यूज करने के लिए मिल रही है उसमें से एक्चुअली यूज कितनी हो रही है और कितनी वेस्ट हो रही है। इस चीज का पता पावर फैक्टर देख के लगाया जा सकता है। यदि पावर फैक्टर कम है तो यानी पावर ज्यादा वेस्ट हो रही है। तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो देखिए, इसको तीन तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। पहला है वॉट अपॉन VA। अब ये वॉट मतलब ट्रू पावर और VA मतलब टोटल पावर, यानी कि ट्रू पावर अपॉन टोटल पावर का जो रेशियो है वही पावर फैक्टर है। इसको दूसरा हम कॉस थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम R/Z से भी डिनोट कर सकते हैं। ये R क्या है, रेजिस्टेंस, और Z है इम्पीडेंस। ये जो है वो इम्पीडेंस ट्राइंगल से निकल के आता है, जिसको अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है, आगे के लेक्चर्स में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि पावर फैक्टर को हम तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक तो ट्रू पावर अपॉन टोटल पावर, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा R/Z। अब बात करते हैं RMS क्वांटिटीज की। अब देखिए, RMS, एवरेज, ये सब आपने सुना होगा, लेकिन इनका मतलब क्या है कि RMS और एवरेज बेसिकली तब रोल में आते हैं जब हम AC की बात करते हैं DC के कंपैरिजन में। जब हम ये देख रहे होते हैं कि AC का कितना भाग DC के कितने भाग के बराबर काम आ रहा है, ऐसा जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे ये RMS वगैरह रोल में आते हैं। तो हम आमतौर पे RMS क्वांटिटीज ही काम में लेते हैं कि वही मेन यूजफुल होती है। तो अब देखिए, RMS वोल्टेज और RMS करंट ये कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं आपको मैक्सिमम वोल्टेज दे दूं कि भाई इतना मैक्सिमम वोल्टेज है, तो RMS जो होगा वो उस मैक्सिमम का बट्टा √2 होगा। यानी कि आप उस मैक्सिमम वोल्टेज में √2 का भाग लगा दो तो आपको RMS वोल्टेज मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं आपको मैक्सिमम करंट बता दूं तो उसमें आप √2 का भाग लगा दोगे तो वहां आपको RMS करंट मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जब आप इन VRMS और IRMS का मल्टीप्लाई करोगे तो जो पावर मिलेगी उसको एवरेज पावर कहते हैं, ना कि RMS पावर। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, इसको भी RMS पावर बोल देते हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हो VRMS और IRMS का तो वहां पे आपको एवरेज पावर मिलती है। और इसमें आप कॉस थीटा का भी मल्टीप्लाई करते हो, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट की। तो देखिए, यदि मैं आपको मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट दूं तो आपने जैसे अभी RMS वोल्टेज और RMS करंट निकाला था, उसी प्रकार से आप एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट भी निकाल सकते हो। यदि मैं आपको मैक्सिमम वोल्टेज दे दूं कि मैक्सिमम वोल्टेज मान लीजिए VM है, तो आप क्या करोगे, उसमें 2/पाई का गुणा कर दोगे, या फिर ऐसे बोल दो कि 0.637 से गुणा कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, V एवरेज मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं आपको मैक्सिमम करंट दे दूं तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, 2/पाई का गुणा कर दो, या फिर ऐसे बोल दो कि 0.637 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वहां पर एवरेज करंट मिल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन में आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अब बात करते हैं एनर्जी की, और सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी की रेजिस्टेंस के लिए। अब देखिए, इसके लिए आपको जो एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है वो दिमाग में आना चाहिए। वो बेसिक फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। अब पावर की बात करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। अब एक बार रेजिस्टेंस के लिए पावर को समझते हैं। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक रियल पावर होती है जिसका फॉर्मूला होता है VI cos थीटा। अब वहां पर जो थीटा होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का फासला बताता है, लेकिन वो सब कब होता है, जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर वगैरह की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की।
तो आगे पीछे का सवाल होता नहीं है, थीटा 0 हो जाएगा, और जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर का जो फॉर्मूला बचेगा पीछे वो सिर्फ वी आई बचेगा। ये आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि पी बराबर वी आई होता है। तो अब हमें सिर्फ रजिस्टर के लिए क्या मिलेगा, पी बराबर वी आई। अब यहाँ पर मैं वी की जगह यदि आई आर रख दूँ तो देखिए आई 2 बार आ गया, तो इसे क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। यानी कि रजिस्टर के केस के लिए जो पावर होगी वो आई स्क्वायर आर हो जाएगी। या फिर आप आई की जगह रख दो वी अपॉन आर, तो इससे भी आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी आई स्क्वायर आर को हमने इस्तेमाल कर लिया है रेजिस्टेंस की हीट निकालने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस बेसिकली पावर डिसिपेट करता है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है वो पावर स्टोर करते हैं। तो इसीलिए हम एनर्जी को हीट की फॉर्म में या रेजिस्टेंस में देखते हैं, और इसी हीट को निकालने के लिए हम पावर इंटू टाइम करते हैं, और जहाँ पावर है आई स्क्वायर आर अभी हमने निकाली थी। अब बात करते हैं एनर्जी फॉर कैपेसिटेंस की, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। और जब बात करते हैं एनर्जी फॉर इंडक्टेंस की, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। इसका डेरिवेशन अभी हम नहीं देखेंगे, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब कैपेसिटर की एनर्जी पूछे तो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, जहाँ सी होता है कैपेसिटेंस, वी होता है वोल्टेज, और यदि इंडक्टर के लिए एनर्जी पूछे तो वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, यानी एल होता है इंडक्टर, आई होता है करंट। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आप अपने इलेक्ट्रिकल के जिस दोस्त का अच्छा भविष्य चाहते हो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उसको बता दीजिए कि क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।